ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है। क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके बेसिस पे हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आखिर ये युद्धबंदी क्या होते हैं, उनके प्रावधान क्या हैं जेनेवा कन्वेंशन के अंदर। प्रिजनर्स ऑफ वॉर जिसे बोलते हैं, किस तरीके से उनको डील किया जाता है, कुछ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ राइट्स हैं, कैसे जो कंट्री है जिन्होंने युद्धबंदी बनाया है वो कैसे ट्रीट करते हैं, दूसरी कंट्रीज कैसे उसके साथ डील कर सकती है। एंड देयर आर सो मेनी प्रोविजंस दैट आर रिलेटेड टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर। एंड आई एम डेडिकेटिंग दिस वीडियो स्पेशली टू माई फ्रेंड्स जो पेपर लिखने वाले हैं बहुत जल्दी ह्यूमैनिटेरियन लॉ की। तो उनके ऊपर मैं एक उनके कंसर्न के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ ये चीज़। तो जो बच्चे इसको लॉ के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं वो बहुत इन डेप्थ एनालिसिस होने वाला। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सो लॉन्ग, थोड़ा सा लंबा होने वाला है कल की तरह ही। जैसे कल हमने रिफ्यूजी लॉ के बारे में बात किया था, तो वैसे ही प्रिजनर्स ऑफ वॉर के ऊपर भी बात करेंगे। जिनेवा कन्वेंशंस के सारी चीज़ों को डील करेंगे। आपको आराम से सुनना है, इसके बाद कहीं से भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आई कैन एश्योर यू ऑल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव वो मैंने कवर करे इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और आराम से समझेंगे चीज़ों को। बेसिकली दिस इज मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, वेर यू गेट करंट अफेयर्स अपडेट्स ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो जस्ट पिन मी, आप मैसेज करिए, ड्रॉप करिए कमेंट में, आपको वो चीज़ अवेलेबल करा दी जाएंगी जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगी मुझसे। स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को आराम से समझेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करके समझेंगे, पूरा डेप्थली जाएंगे चीज़ों को लेकर कि कितना पॉसिबल है हमारे लिए प्रिजनर्स ऑफ वॉर के कॉन्सेप्ट को समझना। और ये न्यूज़ में क्यों है आप देखो, रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से जो यूक्रेनियन पीपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। अभी किसी और भी देश में, जैसे अर्मेनिया अजरबैजान में वॉर हुई थी, वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट लगा था। कल को किसी और देश में वॉर होती है तो वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लगाएंगे। और किस तरीके से जेनेवा कन्वेंशन एप्लीकेशन इसमें होता है वो चीज़ें देखेंगे। तो हम इन तीन चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि पहला ये जो हॉर्स डिक कॉम्बैट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है हॉर्स डिक कॉम्बैट का, जिसमें वुंडेड लोग क्या होते हैं, सिक पीपल कौन होते हैं फील्ड में सी में, और सी प्रेक्ड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज पहला पहला हमारा टॉपिक रहेगा। दूसरा टॉपिक प्रिजनर्स ऑफ वॉर को समझेंगे, जिसके अंदर में कौन होते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर, डेफिनेशन समझेंगे। प्रोटेक्शन उनको जो दिया गया वो समझेंगे। रिपेट्रिएशन रिलीज जो होता है पीओडब्ल्यू का वो समझेंगे। रिपेट्रिएशन मतलब जिनको हम वापस भेजते हैं अपनी कंट्री में, उनको जहाँ के वो ओरिजिनली हैं उनको वापस भेजते हैं, वो कैसे करेंगे, रिलीज कैसे करेंगे उनका। एंड द लास्ट टॉपिक इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सनस इन टाइम्स ऑफ वॉर। जो वॉर के समय में जो सिविलियन पर्सनस होते हैं उनको क्या एप्लीकेशन होगा, उनके ऊपर जिनेवा कन्वेंशन का क्या एप्लीकेशन होता है। आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू टू प्लीज बी पेशेंट वाइल गोइंग थ्रू दिस वीडियो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, स्पेशली हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स जिनको मैं वीडियो डेडिकेट करा मैंने। तो आप प्लीज़ इसको आराम से सुनिएगा, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाएगा। हिंदी में समझ लेना आप, अंग्रेजी आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं आप शाम तक, आप पीडीएफ से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, पर हिंदी जरूर सुन लेना इसकी। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ। जिनेवा कन्वेंशन जब हुई थी ना 1949 में, तो उसमें 4 जिनेवा कन्वेंशन है बेसिकली। फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन है वो तो चलो वॉर के साथ डील करता है, जो ग्राउंड पे हमारे सोल्जर्स लड़ते हैं, जो सोल्जर्स ऑन बूट हैं फील्ड में, उनसे डील करता है। सेकेंड जो हमारा जिनेवा कन्वेंशन है वो डील करता है जो सी परेड हैं, जो नेवीज वाले जो लोग होते हैं, जो सी में जो फाइट होती है उसे डील करता है। जिनेवा कन्वेंशन तो थर्ड है ना, वो डील करता है जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, युद्धबंदी हैं, उनके साथ डील करता है, उनके प्रोटेक्शन के साथ डील करता है। चौथा जो हमारा जिनेवा कन्वेंशन है वो डील करता है कि किस तरीके जो सिविलियन पॉपुलेशन हैं उनके प्रोटेक्शन की बात करता है फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन में। समझ गए आप चारों जिनेवा कन्वेंशन का। हम आगे बात करेंगे, हॉर्स डी कॉम्बैट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हॉर्स डी कॉम्बैट के डेफिनेशन को समझना। ठीक है, हॉर्स डी कॉम्बैट कहने का मतलब एक वैसे लोग, वैसा शख्स जो पहले युद्ध में था, मतलब द पर्सन हु वॉज फाइटिंग फर्स्टली, नाउ ही इज रेडी टू इधर सरेंडर। चाहे वो इतना घायल हो चुका है कि वो अपने आप को सरेंडर नहीं, पर आप मान लो कि वो अब आपके साथ फाइट नहीं कर पाएगा। ही इज लिटरली बेगिंग इन फ्रंट ऑफ यू। लिटरली वैसे तो सोल्जर्स बेग करते नहीं है, इट्स नॉट अ गुड टर्म टू यूज, बट उनकी हालत इतनी नहीं है कि वो आपसे फाइट करें, या तो वो इतना खुद ही सरेंडर कर दिए। जैसे कि 1971 के वॉर में 90,000 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन था, मतलब पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, उन्होंने भारतीय सेना के सामने करा था ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। बाद में हमने उन्हें छोड़ा था ये जिनेवा कन्वेंशन के अंदर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, या तो वो पावर में है, एडवर्स पार्टी का, सामने वाले के अपोजिशन में था और वो पावर में है, ना ही इज़ रेडी टू सरेंडर, या फिर वो अनकॉन्शियस हो चुका है और वो इतना ज़्यादा बीमार है, इतना ज़्यादा घायल हो चुका है कि वो अब आपसे फाइट करने के कंडीशन में नहीं है। पहली चीज़। अब जब वो इतना सारा हो चुका है तो आपको ये भी देखना है कि क्या वो कोई हॉस्टाइल एक्टिविटी कर रहा है, या फिर हो सकता है वो भागने की कोशिश करे। चाहे कुछ भी हो, अगर आप उसने एक बार प्रिजनर ऑफ वॉर आपने बना लिया, अगर वो सरेंडर कर रहा है तो आप उसको एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक यूज नहीं कर सकते,
कि आप अपने आगे उसको शील्ड बनाकर यूज़ कर रहे हो कि नहीं, अब कोई दुश्मन की सेना मारेगी तो अपना सोल्जर देके नहीं मारेगी, ठीक है, अपनी अपनी तोप के आगे उनके बॉडी बांध दिए, अब कोई सामने वाला सोल्जर कैसे मारेगा अपने फ्रेंड पे। तो ये काम आप नहीं कर सकते जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार। तो हॉर्स डी कॉम्बैट का मतलब पहले फाइटर था, नाउ ही इज रेडी टू सरेंडर, या फिर वो सरेंडर कर चुका है, वो जो भी आपको मैंने बोला, वो इतना कमजोर हो चुका है, वीक हो चुका है, बीमार है, जो भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत ह्यूमेनली ट्रीटमेंट की जाएगी उनको, हॉर्स कॉम्बैट के लोगों को जो अब फाइट से बाहर आ चुके हैं। अभी वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर नहीं है, अभी आपने उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर का स्टेटस नहीं दिया है। नाउ ही इज जस्ट रेडी टू सरेंडर, ठीक है, पर उनको ह्यूमैनिटी, जब वो कह देते हैं कि नहीं सर मैं अभी सरेंडर करने वाला हूँ, तो आप उसको ह्यूमैनिटी ट्रीट करिए, बाद में वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनेंगे। समझ गए, ये हो गया। ये जो जेनेवा, जैसे मैंने बोला जेनेवा कन्वेंशन जो सेकंड है वो डील करता है वुंडेड एंड सीप एंड जो सीक एंड सीप रेक्ट पीपल हैं, मतलब ये इन्होंने खुद को सरेंडर नहीं किया है, पर ये बीमार हो चुके हैं या फिर फोर्स्ड हो चुके हैं इतना कि वो अपने आप को फाइट नहीं कर सकते, चाहे वो फोर्सेज की बात करें, नेवी की बात करें या समुद्र में बात करें उस चीज़ को, ठीक है। सी ब्रेक कहने का मतलब कि फ्रॉम एनी काउज एंड इंक्लूड्स फोर्स लैंडिंग एट सी और बाई फ्रॉम एयरक्राफ्ट, ठीक है। इट इज बीइंग अंडरस्टूड दैट द सी ब्रेक वो खत्म हो चुका है नाउ, ही इज नॉट रेडी, ही इज नॉट इन अ पोजीशन कि वो फाइट करे आपसे। सच पर्सन शैल बी ट्रीटेड ह्यूमनली एंड केयर्ड फॉर बाय द पार्टीज, समझ रहे हो आप, टू द कन्फ्लिक्ट इन होज पावर दे मे बी विदाउट एनी एडवर्स डिस्टिंक्शन, चाहे सेक्स, रेस और नेशनैलिटी, रिलीजन पे आप कुछ कर नहीं सकते। एंड वीमेन है तो उसको अलग तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी प्रिंसिपल भी फॉलो होता है बहुत ज़्यादा, और जो भी मेडिकल प्रायोरिटीज हैं वो आपको उसको देना पड़ेगा। थोड़ा सा अंतर है बस हॉर्स डी कॉम्बैट और इनमें, ये थोड़ा सा ज़्यादा फोर्सेज एट सी पे फोकस करती है, वो ज़्यादातर फोर्सेज एट लैंड पे फोकस करती है, समझ रहे हो। आगे चलेंगे, समझेंगे आगे। देखिए जिनेवा कन्वेंशन में आपसे बोला थर्ड की बात कर रहे हैं, दिस इज थर्ड जिनेवा कन्वेंशन। सेकंड फर्स्ट मैंने आपको बता दिया किसके साथ डील करता है। ये जो चारों जिनेवा कन्वेंशन है ना, उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 बात करता है कि चाहे पहले तो बहुत बड़े लेवल पे वार होती थी, वर्ल्ड वार के बाद बना था ये चीज़, पर लोगों ने ये देखा कि अगर मान लो वर्ल्ड वार टाइप की कोई वॉर नहीं है, इंटरनेशनल कैरेक्टर की वॉर नहीं है, देयर इज समथिंग दैट इज नॉन इंटरनेशनल इन नेचर, मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, जो कि इंटरनेशनल कैरेक्टर का नहीं है, उसमें ये वाला जो आर्टिकल है ना, एक कॉमन आर्टिकल अप्लाई होता है सब में कि ह्यूमनली ट्रीटमेंट देना है, इक्वालिटी के साथ ट्रीटमेंट देना है, वायलेंस नहीं करनी है उन लोगों के खिलाफ जो हॉस्टेज लिए हैं, उनको साथ कैसे डील करना है आपको, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट नहीं देनी है आपको, किस तरीके से सेंटेंसेस पास करने, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब उनको सुनो फिर उनके खिलाफ जजमेंट पास करो। हॉर्स डी कॉम्बैट है तो उनके साथ ह्यूमनली ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको मेडिकल सिकनेस मेडिकल प्रोवाइड करो आप, एंड ऑल अदर एमिनिटीज दैट इज रिस्पॉन्सिबल जो उनको देना चाहिए, जो जरूरत है वो आप दो। सो दिस इज द कॉमन आर्टिकल जो चारों कन्वेंशन में आपको मिलेंगे, चाहे वो लैंड की बात करो, सी पे बात करो, प्रिजनर्स ऑफ वॉर की बात करो, या तो आप कॉमन सिटीजन की बात करो, सब में आपको आर्टिकल 3 कॉमन मिलेगा। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 सिंपली डील करता है कि किस पे एप्लीकेशन होगा, जो स्टेट पार्टीज का पार्ट है जिनेवा कन्वेंशन का, उसके ऊपर एप्लीकेशन होगा, जिनेवा कन्वेंशन के चारों कन्वेंशन का उसके ऊपर एप्लीकेशन होगा, चाहे आप एक पार्टी हो चाहे दोनों पार्टी हो, अगर एक पार्टी है तो आपके ऊपर एप्लीकेशन होगा, आप नहीं कर सकते इसके वायलेशन को, ठीक है। एंड इट्स अ वाइडिंग इन नेचर, आप इसको मतलब ऑल टुगेदर एकदम से खत्म नहीं कर सकते। जिनेवा कन्वेंशन को कई बार एक मतलब एज अ शील्ड भी यूज किया गया है, पर जिनेवा कन्वेंशन को लोग इस तरीके से भी यूज करते हैं कि अपनी आर्मी के साथ कुछ दिक्कत हो तो उनको वापस बुलाने के लिए, जैसे कि भारत ने करा था 1971 में, रिटर्न करा था हमने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को। आगे चलते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला आर्टिकल 4, अब देखो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समबडी वाज आस्किंग मी अबाउट आर्टिकल्स, तो मैं उनको यहाँ से बोल देता हूँ कि आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट, सारे आर्टिकल्स मैंने कवर कर दिए जो अपने सिलेबस में है। तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन द सेंस ऑफ द प्रेजेंट कन्वेंशन आर पर्सन्स बिलोंगिंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज हु हैव फॉलन इनटू द पावर ऑफ द एनिमी। इन जो 5-6 आपको मैं बताने वाला हूँ उसमें से किसी भी एक कंडीशन में फॉल करता है वो, और अगर वो एनिमी के हैंड में चला गया है। एग्जाम्पल से समझिएगा, रसिया एंड यूक्रेन, ठीक है, रसिया एंड यूक्रेन, मान लो कैसा हो कि रशियन आर्मी का कोई सोल्जर, जो मतलब सोल्जर बोलना तो नहीं हो, कोई ऐसा शख्स जो इन 6 कैटेगरीज को फुलफिल करता है और वो यूक्रेनियन के अंडर में आ गया हो, वैसे वर्षा भी, तो कौन से एप्लीकेशन होगा, क्या वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहलाएगा कि नहीं। कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो आर्म्ड फोर्सेज का मेंबर हो, या तो सेना का मेंबर हो, या तो कोई पार्टी जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है उसका मेंबर हो, मिलिशिया हो सकता है, वॉलेंट्री कॉर्प्स हो सकता है, पहला चीज़। दूसरा, इसके अलावा कोई अगर मिलिशिया है या फिर अगर कोई वॉलेंट्री अपने आप को रजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस करना बहुत ज़रूरी है, या फिर कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा है एक सोल्जर को या फिर एक आर्मी को जो दूसरे साइड की एनिमी आर्मी है, तो उसके केस में भी उसको हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना सकते हैं। या अगर वो कमांड कर रहा है, सबऑर्डिनेट उसको कमांड कर रहा है, या फिर एक
एक प्रॉपर सिग्नेचर, एक अंदर एक इंसानिया के अंदर वो आपसे फाइट कर रहा है, ठीक है। मान लो कि ऐसा हो कि यूक्रेनियन लोगों ने कहा कि नहीं, 100 लोग मिलकर एक प्रॉपर इंसानिया बना लिए, गो बैक, एक झंडा बना लिया गो बैक रशिया, और वो फाइट कर रहे हैं। सो इफ दे आर टेकन इनटू कैप्टिविटी, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहलाएंगे, ठीक है। वो मिलिशिया हो गए, वॉलंटरली फाइट कर रहे हैं ना वो, समझ रहे हो आगे। दूसरा केस, थर्ड क्या होता है इसमें, एक और चीज़ है, दैट ऑफ कैरिंग आर्म्स ओपनली, आर्म्स लेकर चल रहे हैं तो भी आप उसको कैरी कर सकते हो, मतलब प्रिजनर्स ऑफ वॉर के केस में आएंगे। दैट ऑफ कंडक्टिंग देयर ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉज एंड कस्टम्स ऑफ वॉर, मतलब आपके लॉज एंड कस्टम ऑफ वॉर क्या होगा, आपके ऊपर फाइट करा, आपके ऊपर अटैक किया गया है, अपनी आर्मी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी आर्मी को मारने का ट्राई कर रहे हैं, एनिमी हो आप, तो वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के कैटेगरी में आएंगे अगर उनको पकड़ लिया जाता है। थर्ड पॉइंट, मेंबर्स ऑफ रेगुलर आर्म्ड फोर्सेज हु प्रोफेस एलिजियंस टू अ गवर्नमेंट और एन अथॉरिटी नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिटेनिंग पावर। कोई भी ऐसा, जैसे मान लो कि रशिया और यूक्रेन के केस में बेलारूसियन आर्मी जो है वो फाइट कर रही है, लेट्स से, ठीक है। अब उसको जो है वो, हमने तो बोला, यूक्रेनियन ने बोला कि रशिया हमारे ऊपर अटैक किया है, पर बेलारूस को मान लो एज अ स्टेट नहीं मानती यूक्रेन, पर इसकी आर्मी लड़ रही है, तो अगर यूक्रेनियन लोगों ने इसको पकड़ लिया तो हम इसको प्रिजनर ऑफ वॉर कहलाएंगे। भले ही आपने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, पर वो एक रेगुलर कंट्री के आर्मी है और वो फाइट कर रहे हैं किसी एनिमी कंट्री के साथ, मान लो रशिया के साथ मिलकर आपके से ऊपर अटैक करे, तो यूक्रेनियन लोगों ने अगर पकड़ा यूक्रेनियन आर्मी है तो वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर में कहलाएंगे। चौथा पॉइंट, पर्सन्स हु कंपनी द आर्म्ड फोर्सेज, कंपनी करते हैं, जैसे कोई मेडिकल हो सकता है, कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट का हो सकता है, कोई क्रू मेंबर हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, कोई लेबर यूनिट हो सकता है, तो भी उसको हम पकड़ेंगे अगर उसके पास कोई ऐसा आइडेंटिटी कार्ड है जो सिमिलर तरीके का फॉलो करता है कि नहीं, आई एम इन्वॉल्व इन द फाइट एंड आई एम फॉलोइंग द कस्टम्स, रूल्स एंड कस्टम्स ऑफ वॉर, तो उसको पकड़ सकते हो आप। पांचवा, वही क्रू मेंबर, मास्टर्स हो सकता है, पायलट हो सकता है, अप्रेंटिसेस हो सकते हैं, मर्चेंट मेरीन हो सकते हैं, क्रू सिविल एयरक्राफ्ट हो सकता है, जो कि पार्टी है उस कॉन्फ्लिक्ट का, हु डू नॉट बेनिफिट बाय मोर फेवरेबल ट्रीटमेंट अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, मतलब उसको कोई बेनिफिट तो नहीं मिल रहा, पर वो कहीं ना कहीं जो है वो एक देश के आर्मी के खिलाफ अपने देश के आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है, वो इसके अंदर चाहे वो क्रू मेंबर हो सकता है या फिर एक टेक्नीशियन भी अगर हम बोले तो वो भी इसके अंदर आएगा। इनहैबिटेंट्स ऑफ अ नॉन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, अभी तक आपने उस टेरिटरी को ऑक्यूपाई तो नहीं किया है, उसके इनहेबिटेंट्स हु ऑन द अप्रोच ऑफ द एनिमी, अगर एनिमी के अप्रोच पे स्पॉन्टेनियसली टेक अप द आर्म्स टू रेजिस्ट द इन्वेडिंग फोर्सेज विदाउट हैविंग हैड टाइम टू फॉर्म देमसेल्व्स इनटू रेगुलर आर्म्ड फोर्सेज प्रोवाइडेड दे कैरी आर्म्स ओपनली एंड रिस्पेक्ट द लॉज एंड कस्टम्स ऑफ वॉर। कहने का मतलब कि यूक्रेनियन की, अगर मान लो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, यूक्रेन के 2-3 टेरिटरीज हैं, उसको लुहांस्क जो दोनेस्क का रीजन उसको रशिया ने एक्वायर कर लिया, पर अभी तक उसको ऑक्यूपाई नहीं किया कर पाए हैं वो, पर उनकी प्रेजेंस है वहाँ पे। अब अचानक से ऐसा हो कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर आए कि एक नॉन ऑक्यूपाई एरिया है पर आप करो और रशियंस के खिलाफ आर्म्स उठा लो, तो वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं अपने सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे वो आर्म्स ओपनली लेकर घूम रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो लॉज एंड कस्टम्स ऑफ वॉर जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। ये हो गए। इसके अलावा कुछ और मेंबर्स होते हैं जिसको भी हम कह सकते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर के अंडर में आएंगे, persons belonging or having belonged to the armed forces of the occupied territory। अगर ऑक्यूपाइड टेरिटरी का वो पर्सनल रह चुका है, इफ द ऑक्यूपाइंग पावर कंसिडर्ड इट नेसेसरी बाय रीजन ऑफ सच एलिजेंस टू इंटर्न कहने का मतलब कि उसके खिलाफ आप ना सवाल जवाब कर सकते हो, नजरबंद कर सकते हो, इंटर्न कहने का मतलब इवन दो इट हैज ओरिजिनली लिबरेटेड देम वाइल हॉस्टाइलिटीज, आपने उसको रिमूव कर दिया। मान लो कोई ऐसा कह रहा है कि नहीं मुझे यूक्रेन से आज़ाद करा दो, और आपने आज़ाद करा दिया उस रीजन को रशिया ने, पर वो रशिया के खिलाफ ही खड़े हो गए वो लोग, तो फिर वो कहलाएंगे प्रिजनर्स ऑफ वॉर अगर उनको पकड़ लिया जाता है। ये पॉइंट हो गई इसमें। आगे ये सब आर्टिकल 4 में ही है। पर्सन्स बिलोंगिंग टू वन ऑफ द कैटेगरीज इनुमरेटेड इन द प्रेजेंट आर्टिकल, कुछ और चीज़ें हैं जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस का एग्जिस्ट कर रहे हैं पार्टीज के बीच में, न्यूट्रल है, बिलीजियंट पावर है, कंसर्न है, कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो ओवरऑल इन सब के अंदर नहीं ऐड किया गया है, पर कहीं ना कहीं वो लॉज है, जो कस्टम है, वो वॉर का वो फॉलो कर रहा है, पर वो गवर्न नहीं हो रहा। ही इज़ वॉलंटरली टेकिंग अप द आर्म्स, और वो डिपेंड करता है कि वो कौन है, ठीक है। मान लो कोई ऐसा डिप्लोमेटिक पर्सनल है, वो अगर ऐसा एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके खिलाफ जेनेवा कन्वेंशन का एप्लीकेशन उसको ऐसा नहीं कि आपको प्रोवाइड करेगा कि नहीं आप अब बच गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप फॉलो कर रहे हो, आप एक देश के आर्मी को सपोर्ट करके दूसरे देश के आर्मी के खिलाफ खड़े हो, यू विल बी टेकन इनटू कैप्टिविटी। समझ गए प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ये आर्टिकल्स आप एक बार अपने हिसाब से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत बड़े बड़े हैं, पर इसके क्रक्स को मैंने आपको बता दिया कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आगे चलेंगे, आगे समझेंगे। अब उनको आर्टिकल 12 से लेकर कि कुछ 13, 14, 15, 16 आर्टिकल्स में ना उनको जनरल प्रोटेक्शन दिया गया प्रिजनर्स ऑफ वॉर को। अब प्रोटेक्शन कहने का मतलब जैसे आर्टिकल 12 कहता है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन द हैंड्स ऑफ द एनिमी पावर बट नॉट ऑफ द इंडिविजुअल्स और मिलिट्री यूनिट्स हु हैव कैप्चर्ड देम इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी दैट मे एग्जिस्ट द डिटेनिंग पावर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रीटमेंट गिवन देम। मान लो कि यूक्रेनियन आर्मी के किसी एक पर्सनल को रशियन आर्मी के एक पर्सनल ने वो कर लिया, या कमांडर ने कैप्टिव में कर लिया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहला गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रशियन
रशियन सोल्जर पे आएगी या वो रशियन कमांडर पे आएगी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रशियन गवर्नमेंट, रशियन स्टेट, रशियन फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। कैसे डील करेंगे उस प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ, ये रशिया का मैटर है, ना कि ये उस सुप्रीम कमांडर का। अगर उसको कुछ करता है तो रशिया के ऊपर सवाल किया जाएगा। ये एक सबसे पहला प्रोटेक्शन तो उसको मतलब समझ रहे हो, सोवरेन प्रोटेक्शन दी जा रही है उसको। उसके अलावा आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 12 में कुछ और भी चीज़ें डीप में है, यू कैन गो थ्रू दिस। आर्टिकल 13 कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर मस्ट एट ऑल टाइम्स बी ह्यूमैनली ट्रीटेड, जैसे ह्यूमन ट्रीटमेंट बोलते हैं ना, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, उनको मेडिकल प्रोवाइड करना है, आपको फिजिकल म्यूटिलेशन नहीं कर सकते, उनके साथ कट जो उनको पैर हाथ काट नहीं सकते आप, कुछ ऐसा नहीं कर सकते आप, एट ऑल टाइम्स से प्रोटेक्टेड, उनको जो भी वायलेंस होगा उनके खिलाफ, मान लो रशियन कोई ऐसा सोल्जर है जो उसको खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काया हुआ, उसको मारने पीटने लगे, तो आप इसको बचाओगे, ठीक है। ह्यूमनली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, आर्टिकल 13 में बात की गई है। मेजर्स ऑफ, एक इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि मेजर्स ऑफ रिप्राइजल अगेंस्ट प्रिजनर्स ऑफ वॉर इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। रिप्राइजल कहने का मतलब बदले की भावना, जैसे बोला ना कि आपने यूक्रेनियन आर्मी के अगर एक सोल्जर को पकड़ लिया तो रशियन आर्मी उसको बदले की भावना से मारेगी नहीं, वो बंदा प्रिजनर ऑफ वॉर है, उसको ह्यूमनली ट्रीट करना है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 12 में मैंने बोला सुप्रीम गवर्नमेंट चली जाती है, गवर्नमेंट ऑफ रशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। 14 की बात करेंगे। 14 कहता है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर आर इंटाइटल्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस टू रिस्पेक्ट फॉर देयर पर्सन्स एंड देयर ऑनर। रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स ऑफ प्रिजनर, जो भी वो हो, चाहे वो एक मेल हो, चाहे वो एक फीमेल हो, चाहे वो एक ट्रांसजेंडर हो, अगर वो अपने आप को एज अ फीमेल ट्रीट कर पाना चाह रहा है तो आपको फीमेल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा उसको। मतलब ऐसा नहीं कि वो फीमेल कह रहा है तो कि नहीं यार तुम मेल हो के फीमेल कैसे कह सकते, नहीं, अगर वो वीमेन है तो उसको वीमेन रहने का अधिकार, उसको ये नहीं कह सकते कि तुम सोल्जर हो तो तुम वीमेन नहीं हो सकते, मेल नहीं हो सकते ना, यू आर जस्ट अ सोल्जर, हम आपको सोल्जर की तरह ट्रीट करेंगे चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वीमेन है तो वीमेन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा आपको, चाहे वो सोल्जर है आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन ऑफ प्रिजनर्स, मैं उन सबको सजेस्ट करूंगा जो पेपर लिखने जा रहे हैं, आप ये सब इतना डीप में याद मत करना, ये याद कर लेना कि आर्टिकल 14 में क्या क्या है, पर्सन ऑफ प्रिजनर्स का रिस्पेक्ट, मतलब जो हो आप वही रहोगे, आपको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा फुल सिविल कैपेसिटी में, जो आप कैप्चर के टाइम पे डिटेन कर जैसे किए गए थे, आपकी ऑनर की जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी, उसकी जो भावना है उसको रिस्पेक्ट की जाएगी, कदर की जाएगी। 15 में क्या कहता है, मेंटेनेंस ऑफ प्रिजनर्स, मेडिकल हेल्थ, मान लो एक फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, एक वीमेन है, अगर वो एक वॉर के बाद आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया आपने, एंड नाउ सी इज़ लाइक, अब वो अपने पीरियड्स के साथ गुजर रही है जो है ना, तो आप उसको ऐसा नहीं कि नहीं तुम्हें पैड देंगे ही नहीं हम, नहीं, आप उसको सैनिटरी पैड अवेलेबल कराना पड़ेगा आपको। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, आप उसको थोड़ी कह सकते तुम सोल्जर हो तो मैं तुमको ऐसा प्रोवाइड ही नहीं करूँगा, नहीं। एक तो पहले आपने रिस्पेक्ट करा कि चलो वो वीमेन है, चलो वीमेन की तरह ट्रीट करा। दूसरी चीज़, उसको जो ज़रूरत है मेडिकल सेटअप की वो आपने दिया, वो आर्टिकल 15 में आता है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इक्वल ट्रीटमेंट। एज अ सोल्जर नहीं ट्रीट कर सकते सिर्फ कि एज अ सोल्जर हो तो तुमको हम मार देंगे काट देंगे, नहीं, क्योंकि हम पुरुष को मार रहे हैं तो महिला को नहीं मारेंगे, महिला को मार रहे हैं तो पुरुष को नहीं मारेंगे, नहीं, अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इक्वल ट्रीटमेंट, बट उनको उनकी जो ऑनर है उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखते हैं, आर्टिकल 16 हो गया। ये तो मैंने आपको बताया जो उनको प्रोटेक्शन दी गई है, ये 3 चीज़ें होंगी, हमने 3 चीज़ें डील कर ली, प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्या होता है, और हमने बात कर लिया प्रोटेक्शन जो दी गई है। अब हम आगे बात करेंगे, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि टर्मिनेशन ऑफ कैप्टिविटी। अब हम उसको वापस कैसे भेजेंगे अपने देश में, कैसे रिलीज करेंगे, कैसे रिपैट्रिएट करेंगे। तो इसमें 2 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन कहता है कि डायरेक्ट रिपैट्रिएशन एंड एकोमोडेशन इन न्यूट्रल कंट्रीज। मान लो रशिया और यूक्रेन के केस में जो टर्की है या फिर क्या नाम है, रोमानिया है बगल में ही, वो एक न्यूट्रल कंट्री है। अब प्रिजनर्स ऑफ वॉर को या तो आप इस रोमानियन कंट्री में डायरेक्ट रिपैट्रिएट कर दो कि ठीक है तुम मेरे यहाँ नहीं रह सकते तो तुमको हम डायरेक्टली रिपैट्रिएट कर रहे हैं, चलो आप रोमानिया चले जाओ, वहाँ पे आपको एकोमोडेशन दी जाएगी, फ्लाइट से भेजा जाएगा, प्रॉपर फैसिलिटी के साथ भेजा जाएगा। या तो हो सकता है कि नहीं हमारे ही देश में रहो, हम अभी तुम्हें भेज नहीं पाएंगे क्योंकि कोई न्यूट्रल कंट्री है नहीं आसपास और हम अफोर्ड नहीं कर सकते तुम्हें भी दूर भेजने का। तो इसमें आर्टिकल 109 कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द 3rd पैराग्राफ ऑफ दिस आर्टिकल, parties to the conflict are bound to send back to their own country regardless of number or rank seriously wounded and seriously sick prisoners of war after having cared for them until they are fit to travel in accordance with the 1st paragraph of the following article। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक नॉर्मल सोल्जर हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा मेजर हो, कर्नल हो, कोई भी हो, किसी भी रैंक का हो, कितना कमज़ोर है, कितना घायल है, नहीं घायल है, जब तक वो फिट नहीं होता क्लियरली आप उसको नहीं भेज सकते वापस। अगर आप उसको न्यूट्रल कंट्री में भेज भी रहे हो, यू हैव टू गिव देम प्रॉपर एकोमोडेशन, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, प्रॉपर तरीके से भेजना पड़ेगा। आगे कहता है कि थ्रू आउट द डिसीजन ऑफ हॉस्टिलिटीज पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट शैल एंडेवर विद द कोऑपरेशन ऑफ द न्यूट्रल पावर्स कंसर्न्ड टू मेक अरेंजमेंट फॉर द एकोमोडेशन। जैसे मैंने आपको बोला,
कोई भी सिख और कोई भी इंजर्ड प्रिजनर ऑफ वॉर हु इज एलिजिबल फॉर रिपेट्रिएशन अंडर द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल मे बी रिपेट्रिएटेड अगेंस्ट हिज विल ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज। अगर कोई ऐसा है कि वो कितना भी अच्छा है, फिट हो चुका है, पर वो अगर उस रोमानियन कंट्री में नहीं जाना चाहता, तो आप उसको जबरदस्ती भेजोगे नहीं। हॉस्टिलिटीज के टाइम पे आपको अपने देश में रखना पड़ेगा आपको। दिस इज हाउ यू शुड ट्रीट अ प्रिजनर ऑफ वॉर, चाहे वो कम सिख है, चाहे वो मतलब सिख इन द आई एम नॉट टॉकिंग रिलीजन, सिख मतलब बीमार है ना, वो घायल है, चाहे वो फिट हो चुका है पर वो नहीं जाना चाहता, तब उसको डायरेक्टली फोर्स नहीं कर सकते। आर्टिकल 109 कहता है। आगे चलेंगे, आर्टिकल 110 क्या कहता है? द फॉलोइंग शैल बी रिपेट्रिएटेड डायरेक्ट। कौन कौन? अब ये होता है केसेज ऑफ रिपेट्रिएशन एंड एकोमोडेशन, जैसे मैंने बोला आर्टिकल 110 में क्या बोलता है, जिसको हम डायरेक्टली रिपेट्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको हम वापस भेज सकते हैं। कौन कौन? इनक्यूरेबली वुंडेड एंड सिक हुज मेंटल और फिजिकल फिटनेस सीम्स टू हैव बीन ग्रेवली डिमिनिश्ड। एक ऐसा सोल्जर जो इतना ज़्यादा घायल हो चुका है, इतना ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी उसकी खराब हो चुकी है कि उसको अपने देश में उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि रशिया में है, यूक्रेनियन है, क्या है, नहीं है। आपको एज सुन एज पॉसिबल डायरेक्टली एक सिविलियन फैसिलिटी के साथ या मिलिट्री फैसिलिटी के साथ परमिशन लेकर आपको उस देश को वापस सौंपना पड़ेगा। आर्टिकल 110 का सेक्शन जो है वो मतलब आर्टिकल 110 का सेक्शन 1 कहता है, अगर मैं इसको बोलूँ या फिर सब सेक्शन 1 कहिए। आर्टिकल 110 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि wounded and sick who according to the medical opinion are not likely to recover within 1 year whose condition requires treatment and whose mental or physical fitness seems to have been gravely diminished। जो अगले 1 साल तक ठीक नहीं हो पाएगा उसको आपको वापस भेजना पड़ेगा। जो 1 साल तक ठीक हो पाएगा उसको अलग तरीके से भेजना है, वो अलग कॉन्सेप्ट में आएगा। तीसरा है wounded and sick who have recovered but whose mental or physical fitness seems to have gravely and permanently dismissed। घायल तो है, चलो ठीक हो गया, पर उसका मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल खराब हो चुका है, उनको आपको 110 के अंदर वापस भेजना पड़ेगा डायरेक्टली। आप उसको न्यूट्रल कंट्री में नहीं, डायरेक्टली आपको उस कंट्री को वापस सौंपना पड़ेगा प्रॉपर फैसिलिटी के साथ। आगे चलेंगे 111 को समझेंगे, इसमें और भी 110 में कुछ है। द फॉलोइंग मे बी एकोमोडेटेड इन अ न्यूट्रल कंट्री। जैसे मैंने बोला ना कि 1 साल के अंदर वो ठीक हो सकता है, उसको पहले न्यूट्रल कंट्री भेजिए। जरूरी नहीं है कि हम उसको यूक्रेन वापस भेजेंगे, रोमानिया भेजिए, ठीक है। अभी तुम रोमानिया जाओ, एक बार जब तुम वहाँ ठीक हो जाओगे फिर तुम अपना चले जाना। अभी तुमको पता है कि 1 साल के अंदर तुम ठीक हो जाओगे तो रोमानिया में रहो, वापस चले जाना। ये हो गया। दूसरा कि जिसका पता है कि मेंटल स्टेबिलिटी इतना ख़राब नहीं हुआ है पर वो भी ठीक है, अपने आप को समझ रहा है, तो उसको हम अब देखो ये क्यों बनाई गई थी। अगर वो डायरेक्टली भेजे, ठीक है, वो डायरेक्टली अगर भेजे तो तुमको पता है ना, वो अपने देश में जाकर बता देगा कि यार मैंने रशियन सोल्जर्स के पास देखे हैं, कुछ मैंने रडार्स देखे, कुछ ऐसा सेटअप सुन लिया मैंने, कुछ ना कुछ उसको पता होगा। देखो सोल्जर कभी मरता नहीं है, याद रखना। जब वो इस देश दुनिया से चला जाता है ना, तब तक एक सोल्जर कभी नहीं मरता। दिस इज द पावर ऑफ अ सोल्जर, ठीक है। ये होता है एक सोल्जर का पोटेंशियल। वो घायल भी है ना, वो चेतनावस्था में नहीं भी है ना, तब भी उसको बहुत कुछ सुनाई पड़ता है। दिस इज द पावर जो एक सोल्जर के पास है। अगर उसकी मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी भी ठीक रहेगी ना, वो अपने देश को जाकर बताएगा कि उस देश में मैंने क्या क्या सुना, क्या प्लान है। बॉर्डर देखा है, बॉर्डर में कहता है ना, शाम का नाश्ता यहाँ करेंगे, सुबह का नाश्ता वहाँ करेंगे, शाम का डिनर वहाँ करेंगे, ठीक है। अगर वो इतना पागल हो जाता कि बोल ही नहीं पाता तो क्या ही उससे पूछता सनी देओल, उनको वापस भेजना पड़ता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट। कुछ और कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं कि जिसका स्टेट ऑफ हेल्थ इतना ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुका है सो एज टू फुलफिल द कंडीशन लेड डाउन फॉर द डायरेक्ट रिपेट्रिएशन। दोज हुज मेंटल और फिजिकल में पावर्स रिमेन इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट कंसिडरेबली इम्पेयर्ड, बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, कैसे भेजना है। सो कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए थे आर्टिकल 110 के अंदर कि अगर ठीक है तो मत भेजो, थोड़ा बहुत भी खराब हो चुका है, एकदम खत्म हो चुका है तो वापस भेज दो। पर हाँ, उसको पता है कि 1 साल के अंदर ठीक हो जाएगा तो अभी हम न्यूट्रल कंट्री में भेजेंगे। क्यों? हमारे कंट्री में रहेगा तो हो सकता है हमारे सोल्जर उसके खिलाफ बदला ले लें या हमारे सोल्जर की बातें सुने। अगर उसको न्यूट्रल कंट्री में भेज देंगे तो हो सकता है वहाँ जाकर शांत रहे, पर हमारे अंडर में ही रहेगा, कुछ बताएगा तो नहीं कम से कम अपने देश को। ये था इसका रीजन। आगे चलेंगे। 111 कहता है कि इंटरमेंट इन अ न्यूट्रल कंट्री, नज़रबंद कर सकते हो आप कि नहीं कर सकते। वो कहता है कि डिटेनिंग पावर, द पावर ऑन विच द प्रिजनर्स ऑफ वॉर डिपेंड एंड द न्यूट्रल पावर एग्रीड अपॉन बाय दिस 2 पावर्स शैल endeavor टू कंक्लूड एग्रीमेंट विच विल इनेबल प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू बी इंटर्न्ड इन द टेरिटरी ऑफ द सेड न्यूट्रल पावर अंटिल द क्लोज ऑफ हॉस्टिलिटीज। कहने का मतलब कि ये दोनों देशों ने बोला कि ठीक है, रोमानिया मेरे लिए न्यूट्रल कंट्री, दोनों रोमानिया बोला ठीक है हम न्यूट्रल रहेंगे, आप दोनों प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे यहाँ लाकर रख सकते हो, हम इसको नज़रबंद कर देंगे। हमने एग्री किया, हम नज़रबंद कर देंगे। क्यों? इसलिए कि ये कुछ सोल्जर किसी भी एक दूसरे सोल्जर को सपोर्ट ना करे, एक दूसरे देश की सपोर्ट ना करे, नज़रबंद कर सकते हो आप। 112 में क्या कहता है? मिक्स्ड मेडिकल कमीशंस, ऑब्वियसली बात कि हॉस्टिलिटीज़ के ब्रेक होने के बाद जो मिक्स्ड मेडिकल कमीशंस हैं शैल बी अपॉइंटेड, दोनों तरफ से अपॉइंट की जाएगा। देखो एक चीज़ होता है सोल्जर में, अगर वो रशियन सोल्जर का भी एक डॉक्टर है ना, अगर यूक्रेनियन सोल्जर उसके पास आएगा ना, वो उसको सेम रिस्पेक्ट के साथ डील करता है, अगर उल्टा भी सही है, ठीक है। ये होता है मिक्स्ड कि हम दोनों ने मिलकर 10 मेडिकल आपके 10 मेडिकल स्टाफ्स हमारे, हम दोनों ने मिलकर एक जगह पे तैनात कर दिया, चाहे दोनों सोल्जर्स आए, हम इनको बचाएंगे। देखो वॉर अपनी जगह है, वॉर आप चाहे पर्सनल एम्बिशन से कर रहे हो, प्रोफेशनल एम्बिशन से कर रहे हो, चाहे किसी भी हॉस्टिलिटी के साथ, हॉस्टिलिटी के बेसिस पे कर रहे हो, चाहे जो भी रीजन है, वॉर के अंदर भी कुछ सिद्धांत होते हैं
ह्यूमैनिटी कहीं भी खत्म नहीं होनी चाहिए, वी आर द ह्यूमंस, तो हमें ह्यूमैनिटी को प्रिजर्व करना पड़ेगा। ये बोलता है आर्टिकल 112। मिक्स्ड मेडिकल कमीशंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? दोनों को वापस भेजना पड़ेगा। कैसे भेजेंगे? अगर मान लीजिए ठीक है यार वो मेडिकल अवेलेबल नहीं है तो दूसरे देश का मेडिकल अवेलेबल कराकर उसको हम वापस भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, वो इसके अंदर डील करता है 112 में। आगे चलेंगे 113 में, बिसाइड्स दोज हु आर डेजिग्नेटेड बाय द मेडिकल अथॉरिटी, इसमें क्या कहता है कि प्रिजनर्स इंटाइटल्ड टू बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल मिक्स्ड मेडिकल कमीशंस। अदर देन दैट, अगर मान लो कुछ ऐसे लोग हैं कि जिसको आपने डिजाइन कर रखा है, डेजिग्नेट कर रखा है एज ए डिटेनिंग पावर ने कि ये मेडिकल कमीशन है, वो वुंडेड और सिक प्रिजनर्स ऑफ वॉर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी लिस्टेड बिलो शैल बी इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट देमसेल्व्स फॉर एग्जामिनेशन बाय द मिक्स्ड मेडिकल कमीशंस प्रोवाइडेड फॉर इन द फोरगोइंग आर्टिकल। कैसे? वुंडेड एंड सिक प्रोपोज्ड बाय देयर प्रिजनर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है कि हमारा बंदा है बीमार है, इसको आप देखो, तो आप देख सकते हैं। Wounded and sick proposed by a physician or surgeon who is of the same nationality or a national of a party to the conflict allied with the power on which the said prisoners depend and who exercises him function in the camp। ठीक है, एग्रीमेंट की बात हो रखी है यहाँ पे। आगे देखेंगे, wounded and sick proposed by the power on which they depend on by or by an organization duly recognized by the said power and giving assistance to the prisoners। ये होता है क्या, जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसको दोनों ने बोल रखा है कि तो मिक्स्ड मेडिकल कमीशन हमारे 112 में तो है ही, हमने जिसको अपॉइंट कर रखा है। 113 के अंदर में भी ये चीज़ें एप्लीकेबल है, दूसरी एजेंसी जिसमें रोल प्ले करती हैं, और किस तरीके से मेडिकल अथॉरिटी जिसको हमने मतलब डेजिग्नेट कर रखा है, उसके अलावा भी कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इंटरनेशनल कैरेक्टर का रोल प्ले करती हैं, वो किस तरीके से काम करेंगे वो आर्टिकल 113 में दिया हुआ है। दोनों पावर इसके लिए एग्रीमेंट कर चुके हैं कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर हु डू नॉट बिलोंग टू वन ऑफ द 3 फोरगोइंग कैटेगरीज, अगर तीनों में से किसी में नहीं है, वुंडेड और सिक नहीं है, तब भी प्रेजेंट देमसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन बाय द मिक्स्ड मेडिकल कमीशंस बट शैल बी एग्जामिन्ड ओनली आफ्टर दोज बिलोंगिंग टू द सेट कैटेगरीज। देखो, मुझे पता है कि मैं घायल नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, बट आई एम गेटिंग सम वाइब्स कि मेरे को तबीयत 2 दिन के लड़ाई के बाद खराब हो जाएगी, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, घायल हूँ मैं, किसी को दिख नहीं रहा, पर मेंटली मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जाकर मिक्स्ड मेडिकल कमीशंस में जाकर बोलोगे कि मैं घायल नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं 112 के अंदर भी नहीं आता, मैं 113 के एबीसी में भी नहीं आता, पर मुझे पता है कि मैं बीमार पड़ जाऊँगा, तो प्लीज़ मुझे आप देखिए, मुझे आप ट्रीटमेंट दीजिए। ये इसके अंदर बात की गई है। फिजिशियन और सर्जन किसी भी नेशनैलिटीज़ के हों, वो आपको देखना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा उस सोल्जर को। 114 देखेंगे, 114 कहता है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर हु मीट विद एक्सीडेंट्स shall unless the injury is self inflicted have the benefit of the provision of this convention as regards repatriation or accommodation in the neutral countries concerned। मान लो ठीक है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर है वो, और वो एक्सीडेंट हो गया उसका, मान लो कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे उसको खुद से उसने इंजरी नहीं कराई कि जानबूझकर मैंने इंजरी ले ली ताकि मुझे रिपेट्रिएट किया जाए, मैं सरेंडर हो जाऊँ, मुझे वापस भेज दिया जाए, नहीं। अगर वो उसको इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है उसका, खुद से उसने नहीं किया है, तो भी उसको बेनिफिट दी जाएगी इस कन्वेंशन की रिपेट्रिएशन के कॉन्सेप्ट में, उसको वापस भेजा जाएगा। ठीक है, रिपेट्रिएशन के कॉन्सेप्ट में ये देखना बहुत जरूरी है कि वो आपकी गोलियों से छल नहीं हुआ है या खुद ही उसने अपने आप को मार लिया, डर के भागना चाह रहा है। ठीक है, आर्टिकल 115 कहता है कि प्रिजनर्स सर्विंग अ सेंटेंस, no prisoner of war on whom a disciplinary punishment has been imposed and who is eligible for repatriation or for accommodation in a neutral country may be kept back on the plea that he has not undergone his punishment may be kept back on the plea that he has not undergone his punishment। पहली चीज, अगर कोई प्रिजनर जिसको आपने प्रॉपर पनिशमेंट दे रखा है और अब वो रिपेट्रिएशन के लिए वापस है, उसको अकोमोडेशन देना पड़ेगा, आपको वापस भेजना पड़ेगा, उसको आप रख नहीं सकते अपने देश में ये कह के कि तुमने अपने पनिशमेंट पूरी नहीं की है। आपको बताना पड़ेगा रीजन कि इसने ऐसा क्यों पनिशमेंट पूरा नहीं किया। पनिशमेंट अगर आप ऐसा करोगे नहीं, तुम्हें हम रिपेट्रिएट नहीं करेंगे, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा ना कि इसने अपनी कमीशन, इसने अपनी पूरी पनिशमेंट फुलफिल नहीं की, क्योंकि सामने वाला तो कह रहा है कि उसने फुलफिल कर ली, तो आपको बताना पड़ेगा 2 साल की सजा दी थी, इसने तो 1 साल में ही कह रहा है, इसको हम वापस नहीं भेजेंगे। एक और चीज़, prisoners of war detained in connection with a judicial prosecution or conviction and who are designated for repatriation or accommodation in a neutral country may benefit by such measures before the end of the proceeding or the completion of the benefit if the detaining power consents। ठीक है यार, इसको पनिशमेंट नहीं देना है, जुडिशियल पावर की अथॉरिटी में लग रहा है कि ठीक है इसको वापस भेजो, बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, वॉर खत्म हो चुकी है, हॉस्टिलिटी चल भी रही, पर भी अगर डिटेनिंग पावर को ऐसा लगता है कि नहीं दैट पर्सन हैज़ टू सेंड बैक, तो आप इसको वापस भेज सकते हो। इट्स ए डिस्क्रिशनरी कॉन्सेप्ट हो गया है। ठीक है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे बात आ गई कि आप इसको वापस भेजना चाहते हो कि नहीं भेजना चाहते हो। एक दूसरे से नाम कम्युनिकेट करेंगे, कंप्लीशन के नाम पे कितना पनिशमेंट दिया गया है वो आपको एक दूसरे के साथ साझा करना पड़ेगा कि मैंने आपको इस बेसिस पे आपके सोल्जर को पनिशमेंट दिया है।
116 कहता है कॉस्ट ऑफ रिपेट्रिएशन, वापस भेजने का खर्चा। वॉर ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग देम टू अ न्यूट्रल कंट्री शैल बी बोर्न फ्रॉम द फ्रंटियर्स ऑफ द डिटेनिंग पावर बाय द पावर ऑन विच द सेड प्रिजनर्स डिपेंड। समझ रहे हो किसको देना पड़ेगा? ऑब्वियसली जिसके देश का मेंबर है उसको देना पड़ेगा। आप तो दोगे नहीं, वापस भी भेज रहे हैं, ऊपर से पैसा भी चाहिए, तो होगा नहीं। तुम्हारा सोल्जर है, तुम्हें वापस भेज रहे हैं, तो यू शुड पे फॉर दैट। आर्टिकल 117 एक्टिविटी आफ्टर रिपेट्रिएशन क्या हो सकता है? कोई भी रिपेट्रिएटेड पर्सन मे बी एम्प्लॉयड और एक्टिव मिलिट्री सर्विस, जिसको वापस भेजा गया है उसको आप एक्टिव मिलिट्री सर्विस में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। 117 का ये टॉपिक है। आर्टिकल 117 कहता है कि जिसको आपने वापस रिपेट्रिएट करा है उसको वापस से आप मिलिट्री सर्विस में नहीं कर सकते वापस से एप्लीकेशन, ठीक है। उसका भी अब पता नहीं क्या रीज़न रहा हो, मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने ऐसा आर्टिकल डाला है कि नो रिपेट्रिएटेड पर्सन मे बी एम्प्लॉयड। ऐसे भी मे लिखा है वो कर सकते हैं, पर कन्वेंशन तो ये कहता नहीं कर सकते। ये हो गई हमारी लास्ट टॉपिक आज की बच रही है, थोड़ा सा 7-8 मिनट और लगेगा, कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस। अब ना तो आप आर्मी हो, ना तो नेवी में हो, ना तो आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो, आप एक कॉमन सिविलियन हो। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कब कैफे में बैठे हैं, वॉर आ गई, तो उसको कैसे बचाया जाएगा? एक कन्वेंशन 4th है जो जिनेवा कन्वेंशन वो डील करता है। इसका आर्टिकल 4 कहता है कि डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्टेड पर्सन्स, कौन कौन होंगे प्रोटेक्टेड पर्सन्स, ध्यान से सुनिएगा। पर्सन्स प्रोटेक्टेड बाय द कन्वेंशन आर दोज who at a given moment and in any manner whatsoever find themselves in a case of conflict or occupation in the hands of a person, a party to the conflict or occupying power of which they are not nationals। आपने अगर अपने आप को पा रहे हो आपकी यार मैं तो एक ऐसे देश के कंट्रोल में आ गया हूं जिसका मैं तो नेशनल ही नहीं हूं, ठीक है, नेशनल ही नहीं हूं। किसी भी मोमेंट पे अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस देश का नेशनल नहीं हूं, या फिर मैं ऐसा कॉन्फ्लिक्ट या ऑक्यूपेशन की वजह से किसी ऐसे देश के पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट में आ गया हूँ, किसी ऐसे ने मुझे पकड़ लिया है, ऑक्यूपाइंग पावर है जिसका मैं नेशनल नहीं हूँ। मान लो रशियन यूक्रेनियन जो है वो कोई ऐसा पीपल है जिसको रशियन पकड़ लें, रशियन टेरिटरी में चला है, तो वो तो कहेगा ना कि मैं तो यहाँ का सोल्जर ही नहीं हूँ, तो मुझे प्रोटेक्ट करिए, या मैं यहाँ का सिविलियन नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करिए, मैं तो एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, ठीक है। इस तरीके से आगे नेशनल्स ऑफ अ स्टेट विच इज़ नॉट बाउंड बाय द कन्वेंशन और नॉट प्रोटेक्टेड बाई इट। नेशनल्स ऑफ अ स्टेट, किसी भी स्टेट का नेशनल जो कि इस कन्वेंशन से बाउंड नहीं है उसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। नेशनल्स ऑफ अ न्यूट्रल स्टेट हु फाइंड देमसेल्व्स इन द टेरिटरी ऑफ ए बेलिजेंट स्टेट एंड नेशनल्स ऑफ अ को बेलिजेंट स्टेट शैल नॉट बी रिगार्डेड एज प्रोटेक्टेड पर्सन्स व्हाइल द स्टेट ऑफ विच दे आर नेशनल्स हैज नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट इन होज हैंड्स दे आर। इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि चाहे किसी भी आप न्यूट्रल देश के नेशनल हो, जैसे रोमानिया का कोई हो, अगर वो अपने आप को यूक्रेनियन टेरिटरी में पाता है या रशियन टेरिटरी में पाया जाता है, उसको हम प्रोटेक्टेड पर्सन डेजिग्नेट नहीं करेंगे, जबकि द स्टेट ऑफ विच दे आर नेशनल्स, चाहे उसका भले ही क्यों ना नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो, जिसके हैंड्स में वो हो, उसको हम प्रोटेक्टेड पर्सन के उसमें नहीं बोलेंगे। आपको पता है, आपने सुना होगा कि एडवाइजरीज जारी की जाती है, जैसे भारत ने एडवाइजरी जारी करता है। यूक्रेनियन जो हमारे स्टूडेंट्स थे, भारतीय स्टूडेंट जो यूक्रेन में रह रहे थे, उसको क्यों बोला था कि यार तुम यूक्रेन छोड़कर चले आओ, किसी भी तरीके से रोमानिया हंगरी जहाँ आना है आ जाओ, हम वहाँ से तुमको उठा लेंगे। क्यों? आपको प्रोटेक्टेड पर्सन के डेजिग्नेशन में नहीं दिया जाएगा। या तो आप यूक्रेनियन हो तो रशियन में आ गए हो तो आपको डेजिग्नेट किया जाएगा कि यार ये प्रोटेक्टेड पीपल हैं, या तो रशियन यूक्रेनियन में आ गए तो प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब अगर ऐसा हो कि इंडियन है वो कहे रशियन में चला जाए कि यार मैं तो इंडियन हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो यूक्रेन में हूँ भी नहीं, मुझे प्रोटेक्टेड पर्सन, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए वॉर जब होती है तो दोनों देशों से बोला जाता है कि हमारे देश के लोगों को टच नहीं करेंगे, आप उनको वापस आने दीजिए किसी भी तरीके से, क्योंकि दे आर नॉट प्रोटेक्टेड पर्सन। आगे देखेंगे कुछ और भी है, वुंडेड लोगों पे कैसे अप्लाई होता है, दैट्स बहुत डीप है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आगे देखेंगे। वैसे देख लो आप फिर भी, पर्सन्स प्रोटेक्टेड बाय द जेनेवा कन्वेंशन फॉर द एमेलियोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वुंडेड एंड सिक है, वही सेकंड वाला जेनेवा कन्वेंशन, और जो अपना फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन और जो सेकंड जेनेवा कन्वेंशन है, दोनों में क्या कहता है, उसके जो ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स हैं सेल नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रोटेक्टेड पर्सन विद इन द मीनिंग ऑफ द प्रेजेंट कन्वेंशन। तो आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में आने वाले तो इसमें होंगे नहीं, चाहे आप फील्ड पे आप सोल्जर हो, या तो नेवी में हो, या तो आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो, वो प्रोटेक्टेड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। समझ रहे हो आप? आर्टिकल 4 कहता है फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन का। आगे देखेंगे आर्टिकल 13, अब हम देखेंगे कुछ जो सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कुछ प्रोटेक्शन दी जाती है। आर्टिकल 13 कहता है कि द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 कवर द होली of the whole of the population of the countries in conflict without any adverse distinction placed in particular on race। वही सेम चीज़ है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, रिलीजन, रेस एंड ऑल, आपको ये चीज़ नहीं करना है। हॉस्पिटल एंड सेफ्टी जोन लोकेलिटीज आपको क्रिएट करना पड़ेगा आर्टिकल 14 के अंदर, पॉपुलेशन के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए, कि अगर ओवर वुंड होते हैं, फिर इसमें भी आएगा मिक्स्ड कमीशन अपॉइंट करेंगे। देखो आप,
इसमें आर्टिकल 15 न्यूट्रलाइज जोन, एक ऐसा न्यूट्रलाइज जोन हम बना देंगे रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे, जहाँ पे घायल व्यक्ति कोई भी सिविलियन हो वो घायल हो चुका है, तीनों में नहीं आ रहा हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3rd जेनेवा कन्वेंशन में नहीं आ रहा हो, 4th की हम बात करें, जो ऊंड हो चुका है, सिक हो चुका है, मतलब उसको बीमार पड़ चुका है, घायल हो चुका है, जो नॉन कॉम्बैटेंट नहीं है, वो इसके अंदर में आएगा न्यूट्रलाइज जोन में। सिविलियन पर्सन, उसको वहाँ पे लाकर आप चेक कर सकते हो। सिविलियन पर्सन हु टेक नो पार्ट इन हॉस्टिलिटीज एंड हु वाइल दे रिसाइड इन द जोन्स परफॉर्म नो वर्क ऑफ मिलिट्री कैरेक्टर, बिल्कुल सेम बात, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 2 3 में नहीं आना चाहिए, याद रखना है आपको। आर्टिकल 16 कहता है, अब उसमें भी कहता है कि जो घायल हैं, जो कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, एज वेल एज द इन्फॉर्म एंड एक्सपेक्टेड मदर्स शैल बी ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टिकुलर प्रोटेक्शन, सेम चीज़। कोई प्रेग्नेंट है तो कैसे डील करना है, कोई मेंटली अनस्टेबल है तो कैसे डील करना है। जहाँ तक मिलिट्री कंसिडरेशन की बात है तो सर्च करिए, टेकन करिए, उसके बाद आप उसको प्रोटेक्ट करिए। इवैक्यूएशन इंपॉर्टेंट है। द पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट शैल इंडेवर टू द कंक्लूड लोकल एग्रीमेंट्स फॉर द रिमूवल फ्रॉम बेसिस्ड और इंसर्कल्ड एरियाज ऑफ वुंडेड सिक इन्फॉर्म एंड एज्ड पर्सन, चिल्ड्रन एंड मैटरनिटी केसेज। उसको किसी भी तरीके से मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह देकर आप उसको उस जोन से बाहर लाइए, बोलिए आप यहाँ से बाहर चले जाइए, अदरवाइज यू विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। समझ रहे हो आप। अब ऐसा हो कि मान लो अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट ना करे तो ऐसा होता कि लड़ाई होता, सिविलियन पॉपुलेशन को यहाँ आगे कर देती आर्मी की, चलो यार तुम लोग ही रहो, अटैक ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो दूसरे एनिमी कंट्री क्या करेगी कि उन सबको उठाएगी, बस में पैक करेगी, न्यूट्रलाइज जोन में लाके बैठा देगी, अटैक कर देगी फिर आपके यहाँ। भाई उनको हटा दिया ना, उनको नहीं मारा ना उन्होंने। जिनेवा कन्वेंशन के अंदर आर्टिकल 17 का उन्होंने 4th जिनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 17 का पालन किया। अगर 16 में एक्सपेक्टेड मदर है और कुछ और लोग जो बीमार हैं, बिल्कुल इन्फॉर्म है, माइंड मेंटालिटी उनकी बिल्कुल ख़राब है, 16 के अंदर उनको डील करा, 17 के अंदर एज्ड है, वीमेन है, काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, एज पॉपुलेशन है, उसको उन्होंने दवाइयाँ दी, हटा के बाहर ले आए, अटैक कर दिया। आगे आओ, आगे देखेंगे आर्टिकल 18 में, सिविलियन हॉस्पिटल्स ऑर्गेनाइज्ड टू गिव केयर टू द वुंडेड एंड सीक द इन्फॉर्म एंड द मैटरनिटी केसेज मे इन नो सर्कमस्टांसेस बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक बट शैल एट ऑल टाइम्स बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट। ये जो हॉस्पिटल्स वगैरह आपने बनाए हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं, उसको अटैक नहीं करोगे आप। आगे देखते हैं, जो सिविलियन पॉपुलेशन के लिए बनाई गई है, आर्मी वाले की नहीं, आर्मी वाले पे भी अटैक नहीं कर सकते आप, सच बताएं तो आर्मी वाले पे भी ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल पे ही अटैक कर दिया आपने, नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। पर आप देखोगे ना, कई बार ऐसा होता है कि जब आर्मी पे चलो अटैक कर भी देते हैं, कई बार कंडेम ज़्यादा नहीं करते लोग, पर सिविलियंस पे नहीं करते। इसी लोग क्या करते हैं, सिविलियन हॉस्पिटल डेजिग्नेट की जाती है जहाँ पे आर्मी को लाकर ट्रीट किया जाता है और किसी को पता नहीं होता कि वो मिलिट्री हॉस्पिटल है, वो आर्मी नॉर्मल हॉस्पिटल होती है पर उसके अंदर मिलिट्री पर्पस सर्व हो रहा होता है। आगे, स्टेट्स व्हिच आर पार्टीज टू अ कॉन्फ्लिक्ट शैल प्रोवाइड ऑल सिविलियन हॉस्पिटल्स विद सर्टिफिकेट शोइंग दैट दे आर सिविलियन हॉस्पिटल्स। वही जो मैंने अभी करेंटली बोला आपको, सिविलियन हॉस्पिटल शैल बी मार्क्ड बाय मींस ऑफ द एम्ब्लेम, एक प्रॉपर एम्ब्लेम, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का, कुछ भी आपको देना है, एक ऐसा एम्ब्लेम, उसको अटैक नहीं कर सकते। मिलिट्री हॉस्पिटल्स पे अटैक कर देते हैं लोग, सिविलियन हॉस्पिटल्स पे अटैक नहीं कर सकते। द पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट शैल इन सो फार एज द मिलिट्री कंसिडरेशन परमिट टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू मेक द डिस्टिंक्टिव एम्ब्लेम्स इंडिकेटिंग सिविलियन पॉपुलेशंस हॉस्पिटल्स क्लियरली विजिबल टू द एनिमी लैंड, एयर एंड नेवल फोर्सेज। प्रॉपर एग्रीमेंट करके कि हमारे इंसानिया रहेगा, इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। अगर वही प्रॉब्लम होता है ना कि अगर मिलिट्री एक्टिविटी सर्व हो रही होती है उसके नाम पे, फिर पता चल जाता है, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, फिर वो अटैक कर देते हैं कि यार तो तुम अपने सोल्जर्स को ठीक करने में लगे हो, फिर वो मार देते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा अंदर की बात हो जाती है। आर्टिकल 19 कहता है कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ हॉस्पिटल कब हो सकता है, वही मैंने आपको बोला कि अगर वो एनिमी को सर्व कर रहा है या फिर ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटीज़ के अलावा कुछ मिलिट्री को सर्व कर रहा है तो उसको आप अटैक कर सकते हो। हॉस्पिटल स्टाफ को नहीं कर सकते आप अनलेस अंटिल वो मिलिट्री एक्टिविटी को फुलफिल कर रहे हैं, आर्टिकल 20। आगे देखेंगे आर्टिकल 21, लैंड एंड सी ट्रांसपोर्ट का भी आप नहीं कर सकते। जो कन्वॉय जाते हैं, व्हीकल जाते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रेन्स हैं, लैंड्स हैं, मान लो एम्बुलेंसेज हैं, उसको अटैक नहीं कर सकते आप। कुछ एयरक्राफ्ट हैं जो कि सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो अगर बीमार पड़ते हैं तो उसको हम यहाँ से क्या नाम है, यूक्रेन में नहीं है हॉस्पिटल काम कर रहे हैं तो उसको हम इंडिया भेज देंगे, यूएसए मान लो क्या नाम है, हंगरी भेज देंगे, जर्मनी भेज देंगे, तो उसको अटैक नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। आगे चलेंगे, ये लैंड लेबर, लैंड सी एयर सब में एप्लीकेबल है। आर्टिकल 13, कंसाइनमेंट ऑफ मेडिकल सप्लाईज आ रहा है, फूड आ रहा है, क्लॉथिंग्स आ रहा है किसी भी देश से, उसको आप अटैक नहीं करोगे। इसलिए तो कहते हैं भारत अभी भेजा, भारत ने फूड भेजा था, दवाइयाँ भेजी थी कई सारे, उसको अटैक नहीं कर सकते। पर एक हाँ, एक इंसानियत होनी चाहिए आपकी शिप के ऊपर कि दिस इज़ नॉट अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये एक सिविलियन एयरक्राफ्ट है जहाँ पे सप्लाई एयरक्राफ्ट है, वो आपको बताना पड़ेगा जब भी पूछा जाएगा आपसे। आगे चलेंगे, आगे देखें
आर्टिकल 24 कहता है मेजर्स रिलेटिंग टू चाइल्ड वेलफेयर। आपको भी पता है चाइल्ड वेलफेयर जो 15 साल से नीचे है, जो ऑर्फन है, जो सेपरेटेड हो चुके अपनी फैमिली से, हु आर नॉट लेफ्ट टू देयर ओन रिसोर्सेज, उसको तरीके से डील करना पड़ेगा। उसको अपने रिलीजन का अधिकार है, वो अपने फैमिली न्यूज़ को सुन सकता है आर्टिकल 25 में, उसकी फैमिली से बात कराना पड़ेगा आपको, उसको तरीके से रिसेप्शन देना पड़ेगा, हॉस्टैलिटी चाहे कुछ भी हो, बच्चा है तो उसको आप तरीके से डील करिए, जो भी उसको नेसेसिटीज हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब जानते हो क्यों आया था? वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में ना रेप केसेस बहुत ज़्यादा हुए थे। जापानीज आर्मी ने बड़े लेवल पे, बड़े ही पैमाने पे गंदगी मचाई थी चाइना में। आज भी दोनों के बीच हॉस्टैलिटी इसी चीज़ का है। चाइना जापान का रिलेशनशिप आधा तो इसी वजह से खराब है, वर्ल्ड वार 2 की वजह से। जापानीज आर्मी ने बहुत किया था ये सब चीज़, इसी की वजह से जेनेवा कन्वेंशन आया था बाद में कि ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 26 कहता है डिस्पर्स फैमिलीज को मिलाना पड़ेगा आपको, चाहे जो भी हैं, वॉर में अगर डिस्पर्स हो चुकी हैं, अगर आपको मिलता है तो आपको मिलाना पड़ेगा। कई सारी मूवीज़ हैं जो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में है, वो इसी चीज़ों पे बेस्ड है। फैमिलीज़ को मिलाना है, न्यूज़ लेकर आओ कि तुम्हारी माँ बीमार है, तुम सोल्जर हो, तुम छोड़ कर आना पड़ेगा, तुमको मिलना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें पे बेस्ड है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो जो मैंने कवर करा कई सारे आर्टिकल्स को। तो आपको ध्यान से सुनना है एक बार वीडियो को, आर्टिकल्स को दिमाग में रखना है, कौन से आर्टिकल में क्या कहा गया है। हिंदी में सुन लीजिए, अंग्रेजी को पढ़ लीजिए, आपको थोड़ी देर में मैं PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, युद्धबंदी। आई होप आपको पसंद आया हो, बहुत डिटेल में कवर करा मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लविंग मी। थैंक यू।